वेलकम फ्रेंड्स ऑन इनसाइड आईक्यू। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है अपनी हाउस होल्ड इनकम को और ऑल्सो इम्पैक्ट करता है अपनी पॉकेट मनी को। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टुडे टॉपिक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दिस टॉपिक वी कवर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, हाउ जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड, overview about the GST, constitutional provisions, because GST added in our constitution with the help of constitutional amendment act। तो इसके अंदर देखेंगे कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और कौन कौन से आर्टिकल से वो जीएसटी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखें फीचर्स ऑफ जीएसटी कि कौन कौन से फीचर्स है जीएसटी को जो जीएसटी को इम्प्रूव करते हैं। जीएसटी काउंसिल, इसके अंदर देखेंगे कि जितने भी जीएसटी के डिसीजन होते हैं ना वो जीएसटी काउंसिल बॉडी के थ्रू लिए जाते हैं। तो इसके अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका गवर्नेंस वगैरह, उसका वोटिंग परसेंटेज वगैरह कैसा रहता है। नेक्स्ट चैलेंज है वे फॉरवर्ड कि कौन कौन से जीएसटी के सामने चैलेंज है और कौन से वे फॉरवर्ड है जो इसके थ्रू अपन को सोल्यूशन मिल सकता है। फाइनली देखेंगे अबाउट द कंक्लूजन। सो इंडिया के अंदर टैक्स को जनरली टू पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है ना, इंडिविजुअल डायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अगर एग्जांपल ले तो सैलरी टैक्स या इनकम टैक्स, कि आपकी जितनी इनकम होगी एज पर द प्रोग्रेसिव टैक्स वो डायरेक्टली स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। जैसे अर्लियर अप टू 8 लाख था और इन दिस बजट गवर्नमेंट अनाउंस अप टू 12 लाख प्लस 75,000 ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो इसके बाद की जो इनकम होगा ना उसके हिसाब स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर होता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स, कि जो भी आप कैपिटल गेन करते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पे करती है, लेती है। फिर नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है ना, वहाँ पे इंडिविजुअल डायरेक्टली पे कर रहा होता है बट यहाँ पे कंज्यूमर पे करता है बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि आप कौन कौन सी गुड्स और सर्विस यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे स्लैब के अकॉर्डिंग होता है कि जिस स्लैब के अंदर आपकी सैलरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। बट यहाँ पे होता है गुड्स एंड सर्विस के बेस पे, यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना सैलरी है या कितना पैसा कमाते हो। अगर आपने 75 रुपये की प्रोडक्ट परचेज किया या 100 रुपये का किया तो सेम टैक्स पे करना रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ योर सैलरी। तो इसके अंदर जनरली ऐड होता है वैल्यू एडेड टैक्स जिसको अपन वेट भी बोलते हैं, ऑक्ट्री टैक्स, इसके अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह होता है ना उसको यूज किया जाता है, सर्विस टैक्स या कस्टम ड्यूटी। तो इन सबको जो सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल टैक्स रिजिम बनाया गया था उसी को अपन बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन 1954 फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया एंड लेटर ऑन अलग अलग कंट्री ने इनको एक्सेप्ट किया। इंडिया में 2000 के अंदर एक कमेटी बनी थी फॉर जीएसटी मॉडल डिजाइन करने के लिए, हेडेड बाय आसिम दास गुप्ता। 2003 के अंदर गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स क्रिएट किया टू स्टडी द इनडायरेक्ट टैक्सेज नॉन एज कैलका टास्क फोर्स। उन्होंने भी स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि एक कंप्रेहेंसिव जीएसटी होना चाहिए जो रिप्लेस करे एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेज को। फाइनली 2011 के अंदर गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू ब्रिंग जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये बिल पास नहीं हो पाया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड डिजोल्यूशन ऑफ द 15 लोकसभा। जब कोई भी लोकसभा डिजोल होते हैं ना तो कुछ बिल होते हैं वो लेप्स हो जाते हैं। कौन कौन से बिल होते हैं वो स्टडी करेंगे अपन लेटर ऑन। फिर जब 2014 के अंदर न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना तो उन्होंने एक न्यू बिल अगेन री इंट्रोड्यूस किया इन द पार्लियामेंट, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जब ये लेटर ऑन पास हुआ ना तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जाना जाता है। ये बिल तो इंट्रोड्यूस किया था 2014 में बट पास हुआ था 2016 में। बिकॉज ऑफ इतना जो टाइम लगा ना वो किसकी वजह से लगा कि जो फेडरल बिल होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चरल टाइप के बिल, उनको रेटिफाई भी करवाना होता है 50% ऑफ स्टेट से। लेटर ऑन अपन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वगैरह कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं और कैसे पास होते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी भी क्रिएट की गई गवर्नमेंट के थ्रू। 2015 के अंदर एक जीएसटी नेटवर्क नाम से कंपनी क्रिएट की गई, ए नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मैनेज करती है आईटी बैकबोन को, जितने भी जीएसटी रिलेटेड डाटा वगैरह होता है। और फाइनली 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था नेशन वाइड। ए हिस्टोरिक मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर मिडनाइट एक सेशन बुलाया गया था और उसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, replacing most central and state indirect tax into a single GST regime। जीएसटी को लॉन्च किया था इन द फॉर्म ऑफ वन नेशन वन टैक्स के रूप में। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे ना मल्टीपल,
उनको जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया गया था। सपोज एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सीएस, वेट, ऑक्टरी, लोकल टैक्स, एंटी टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सबको इंक्लूड करके एक सिंपल रिज्यूम फॉर्म बनाया गया था जीएसटी का। जीएसटी इज ए कंप्रेहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है ना, कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है स्टेट एक्स के अंदर, बट वो कंज्यूम कहाँ हो रहा है, स्टेट वाई के अंदर। तो जो भी इसका टैक्स का रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो स्टेट वाई की गवर्नमेंट के पास जाएगा, ना कि स्टेट एक्स की गवर्नमेंट। सो इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड। A single GST replaces several existing taxes, which include central excise duty, service tax, additional custom duty, state VAT tax, octroi, and other many taxes. अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। ये ड्यूल स्ट्रक्चर का मतलब इसका जो टैक्स कलेक्टेड होता है ना, वो सेंट्रल भी करता है और स्टेट भी करता है। अब देखते हैं सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय सेंटर। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इनका कलेक्ट करते हैं या तो स्टेट करता है या यूटी करती है। और एक होता है आईजीएसटी, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, उनके ऊपर टैक्स कलेक्ट तो करता है सेंटर, बट वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द स्टेट एंड सेंटर बेस्ड ऑन द जीएसटी काउंसिल डिसीजन। अब नेक्स्ट आता है जीएसटी काउंसिल, अपेक्स बॉडी होती है इन विच सेंटर एंड स्टेट डिसाइड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। The highest ever gross collection 22.08 lakh crore in financial 2024 और 2025। 2024 और 25 के अंदर जो इसका कलेक्शन हुआ था ना जीएसटी का, वो हाईएस्ट था एवर। जो सपोज यहाँ पे एक पीआईबी का न्यूज है कि 2020-2021 के अंदर जीएसटी का कलेक्शन हुआ था एनुअली 11.37 लाख करोड़ का, और वही बढ़ के 24-25 के अंदर हो गया 22.08 लाख करोड़ का। तो यह हाईएस्ट है एवर सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। इन दिस वी डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जीएसटी। सो इसके अंदर देखेंगे आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट कैसे जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 है ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों को कॉन्क्रीट पावर देता है टू मेक लॉज अबाउट द जीएसटी। जैसा कि अपन ने पहले देखा था, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी में सेंट्रल, तो इसके अंदर जो भी लॉज या रूल्स बनेंगे ना, वो पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी या यूटी जीएसटी, इसके अंदर जो भी लॉज वगैरह होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब दो स्टेट के बीच में जो ट्रेड होगा ना, उसको लेके जो भी रूल्स या लॉज वगैरह होंगे ना, वो पार्लियामेंट बनाएगा। द पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू लेजिस्लेट इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 269A। तो जो इन दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है सेंटर, तो उसको वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, तो वो आर्टिकल 269A के अंदर है। द इंटर स्टेट ट्रेड इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, then distributed between the central and state on the basis of number recommended by the GST council। कि ये जो GST council है ना, वो नंबर ऑफ परसेंटेज सेट करती है इन बिटवीन द सेंटर और स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल 279 है कि जो जीएसटी काउंसिल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 279 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। The President of India has power to outline the functioning and composition of the GST Council। कि GST Council का जो composition और function है ना, उसको पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो उसको आउटलाइन कर सकते हैं। अब जो जीएसटी लगा है, तो उसका कंपनसेट वगैरह स्टेट को कैसे होगा, कि जैसे स्टेट बोलते हैं उसके रेवेन्यू लॉस वगैरह हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सेंटर ने एक एक्ट बनाया, कंपनसेशन टू स्टेट एज पर द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के थ्रू इनको किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये अमेंडमेंट कैसे हुआ था, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किस तरह किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्ट 20, ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो पार्लियामेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एज पर द केस वर्णन भारतीय केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है ना, उसको मॉडिफाई या अमेंड नहीं कर सकता। अभी यहाँ देखते हैं कि उसको अमेंडमेंट को इनिशिएट या प्रोसेस क्या होता है उसका, ब्रीफली देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, CAB कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना होगा पार्लियामेंट के अंदर।
अब वो कौन कर सकता है, या तो मिनिस्टर कर सकता है या प्राइवेट मेंबर कर सकता है। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मिनिस्टर एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आइदर कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह, और प्राइवेट मेंबर जो भी बाकी जितने भी एमपीज है ना, वो प्राइवेट मेंबर कंसिडर किया जाता है। तो ये पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी सदन में या हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। अब इसके अंदर सबसे पहले, जैसे बजट के अंदर क्या होता है ना, बजट इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन की नीड होती है प्रेसिडेंट से, बट अमेंडमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अब पास करने के लिए क्या है ना, दोनों हाउस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा सेपरेटली, इसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं होता। अब जितने भी फेडरल प्रोविजन रिलेटेड जितने भी एक्ट्स या बिल होते हैं ना, जैसे जीएसटी वाला हो गया टैक्स रिलेटेड, या प्रेसिडेंट के इलेक्शन रिलेटेड होगा, तो इन सबको है ना पार्लियामेंट को तो दोनों हाउस से पास करना होगा बाई स्पेशल मेजोरिटी, बट इसके साथ 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू भी पास करवाना होगा बाई सिंपल मेजोरिटी। और जो ये वाला 50% स्टेट लेजिस्लेटिव वाला होता है ना, इनके ऊपर कोई टाइम बाउंड नहीं होता, कि टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं होता कि इतने टाइम में पास करना होता। जैसा कि अपन ने देखा था कि 2014 में वो बिल तो पास हो गया था, बट एक्ट कब बना था जाके 2016 के अंदर। तो वो जो 50% स्टेट लेजिस्लेटिव ने पास करने में जो टाइम लगा ना, उसी के बीच का गैप है। एक है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके थ्रू क्या है ना, जो प्रेसिडेंट है ना, वो बाउंड है इसके, कि जब भी अमेंडमेंट बिल है ना प्रेसिडेंट के पास आएगा ना साइन करने के लिए, तो उसको है ना साइन करना ही होगा। वो इसको नहीं तो रिटर्न कर सकता है और ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो वो प्रेसिडेंट भी बाउंड है इस एक्ट के थ्रू, तो उसको है ना 100% रेटिफाई करना ही रहता है, मतलब साइन करना ही रहता है। और जब प्रेसिडेंट का एक बार साइन हो जाता है ना, तो वो जो बिल है ना वो एक्ट बन जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है द गेजेट ऑफ इंडिया के थ्रू। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू ये पब्लिश किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। फीचर्स ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इंडिया फॉलो ए ड्यूअल जीएसटी सिस्टम ड्यू टू इट्स फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कब बनता है, सेंटर प्लस स्टेट या यूटी को मिला के तो बनता है फेडरल स्ट्रक्चर। सो बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवी टैक्स साइमल्टेनियसली। जीएसटी के 4 कंपोनेंट है, सी जीएसटी कलेक्टेड बाय सेंटर, एस जीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट, यूटी जीएसटी कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज, and integrated or IGST collected by center or interstate supply and imports later set between the center and destination state based on the GST council। ये रिकमेंडेड करती है जीएसटी काउंसिल परसेंटेज ऑफ शेयरिंग का। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज लेविड एट द प्लेस ऑफ कंजप्शन डेस्टिनेशन, नॉट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और ओरिजिन। सपोज एक एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है गुजरात के अंदर बट सोल्ड या कंज्यूम हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो उस प्रोडक्ट पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, ना कि गुजरात गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट है कंप्रेहेंसिव कवरेज है। सब एज्यूम करता है मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट के जो टैक्स है ना उनको सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर, और रिड्यूस करता है टैक्स मल्टीप्लिसिटी को। इसके अंदर जैसे कि सेंट्रल टैक्स के अंदर मर्ज हो गए एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल टैक्स, स्टेट टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्टरी लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी या गुड्स टैक्स, जो भी है वो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया। फिफ्थ पॉइंट है हार्मोनाइज टैक्स रेट। जो जीएसटी की टैक्स रेट होगी ना वो फाइनल होगी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन के अंदर। सिक्स पॉइंट है मल्टी टायर टैक्स स्ट्रक्चर। सितंबर 2025 के अंदर जीएसटी के अंदर मॉडिफाई किया गया, और इसके अंदर जो अर्लियर टैक्स स्लैब थी ना वो 5 थी, 0, 5, 12, 18 और 28%। तो इसके थ्रू 12% और 28% को रिमूव कर दिया गया, और जो मैक्सिमम 12% वाली थी वो शिफ्ट हो गई 5% की तरफ, और 28% वाली शिफ्ट हो गई 18% की तरफ। तो रेट ऑफ 12 एंड 28% रिमूव हो गया, 12% वाली 5% और 28% वाली 12% स्लैब में आ गई, और एक न्यू इंट्रोडक्शन हुआ 40% स्लैब का, जिसके अंदर लग्जरी या सिन गुड्स होंगे ना उसको 40% स्लैब के अंदर रखा गया। 7 पॉइंट है कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करता है ये, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का, जिससे क्या होता है यूनिफॉर्मिटी आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, जो एनकरेज करता है फ्री मूवमेंट के अंदर, कि किसी भी स्टेट में जाएंगे तो क्या सेम टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो एंटायर सिस्टम है ना जीएसटी का वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है,
कि जैसे अपन ने पहले देखा था कि 2014 के अंदर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्रिएट की गई थी, जीएसटी नेटवर्क, जो इसको पूरा रन करती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गए, रिफंड क्लेम्स वगैरह हो गया, या कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग वगैरह हो गया। तो अब डिजिटाइजेशन होने की वजह से क्या होगा ना, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया, तो उससे क्या होगा ना, करप्शन वगैरह को भी मिनिमाइज करने में हेल्प होगी। यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द जीएसटी काउंसिल, कि जीएसटी काउंसिल क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन वगैरह हैं। सो जीएसटी काउंसिल है ना, वो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर द आर्टिकल 279 है। मीन्स जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके कंपोजिशन में क्या आता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो चेयरपर्सन है। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो है, उसके अंदर निर्मला सीतारमन है, वो इसके चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल बॉडी का। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर है ऑल स्टेट या यूटीज के। अगर मान लो किसी स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होगा ना, वो उसको नॉमिनेट करेगा एज ए मेंबर। अब ये डिसीजन मेकिंग है, इसका डिसीजन कैसे होता है, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल रिक्वायर एटलीस्ट 75% मेजोरिटी ऑफ वेटेड वोट। कि जो भी कोई भी मान लो डिसीजन है, तो जब तक उसके ऊपर 75% वोट नहीं मिलेंगे ना, तब तक उसको रेटिफाइड नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम 75% चाहिए मेजोरिटी के लिए। अभी 75 इसके अंदर क्या है ना, सेंटर का वेटेज कितना है, 1/3, और स्टेट का 2/3। अगर मान लो कोई 100% टोटल वोट है, 100% में 1/3 अगर सेंटर होगा हो गया, तो मतलब 33.3% जो वेटेज है ना, वो ओनली सेंटर का है, और रेस्ट है वो सारे स्टेट का मिला के। तो अगर कोई भी लो या रूल्स रेटिफाई करना है ना, उसको चाहिए मिनिमम 75%। अगर सेंटर को करना है तो सेंटर का हो गया 33.3%, और बाकी स्टेट का अगर मिला के जो इसको सपोर्ट करेंगे उनको मिला के भी अगर टोटल 75% हो जाता है, तो वो रूल से रेटिफाई हो जाता है। ये इंश्योर करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। सेंटर अलोन कैन नॉट इम्पोज डिसीजन, नॉर कैन स्टेट विदाउट सेंटर कंसर्न। कि ना तो सेंटर अपने डिसीजन खुद ले सकता है, या ना स्टेट ले सकता है। ये होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, दोनों को मिला के तभी 75% तक वो पहुंच सकता है। और इसका क्या है, एवरी 3 मंथ के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए। जनरली इससे ज़्यादा होती है कि 3 महीने में एक बार, कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। जीएसटी का जो फंक्शन है ना, वो क्या है, रिकमेंडेड करता है जीएसटी रेट एंड स्लैब को, इंक्लूडिंग चेंजेज, एक्सेप्शन, सेस वगैरह। डिसाइड मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, फिक्स थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जाम्पशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्कीम्स, फ्रेम्स स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, हिल स्टेट हो गए, जेंड के वगैरह को हो गया। स्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन द सेंटर स्टेट और अमंग द स्टेट। जीएसटी के चैलेंजेस की बात करें ना, तो अपन ने पहले ही देखा था कि ये जो पूरा जीएसटी का सिस्टम है ना, वो डिजिटल ड्रिवन है। ओके, तो डिजिटल ड्रिवन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है ना मेन, कि आप मेट्रो सिटी वगैरह में तो अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, मेट्रो या मीडियम लेवल की सिटी के अंदर अच्छे से फिर भी परफॉर्म कर लोगे। बट जब जैसे जैसे अपन रूरल बैकग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, वन ऑफ द, कि वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इतना नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा है कि रूरल एरिया के अंदर अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, तो सिस्टम ड्रिवन को करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट है इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम, हाई डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। एंटायर सिस्टम इज ऑनलाइन बेस्ड, रूरल एंड स्मॉल ट्रेडर फेस इश्यू ड्यू टू डिजिटल इलिटरेसी एंड पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब पूरा सिस्टम डिजिटल ड्रिवन है, तो अगर पोर्टल में प्रॉब्लम आ गई तो प्रोसेस डिले होगा। सो टेक्निकल ग्लिच इन द जीएसटी नेटवर्क पोर्टल ऑफन डिले प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिगर बिजनेसमैन वगैरह है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन जो एसएमई वाले सेक्टर है ना, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, कि पूरा सिस्टम डिजिटल ड्रिवन है, वहाँ पे आपको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है। तो उसके लिए जो कॉम्प्लाइंस होंगे ना, वो भी पूरा 100% प्रॉपर होने चाहिए। अब जो इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाले पे है ना, उसे वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, डिफिकल्टीज इन टैक्स कॉम्प्लाइंस फॉर स्मॉल बिजनेस, कि आपको जितने भी पोर्टल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लाइंस है ना, वो पूरे करने होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन की सेक्टर। अब सपोज यहाँ पे अगर एग्जांपल ले अपन पेट्रोलियम का, ओके, पेट्रोल या डीजल का, तो 3 स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेम चीज एक स्टेट ए के अंदर 98 रुपीज पर लीटर मिल रही है, बी के अंदर वही चीज 105 लीटर पर रुपये मिल रही है, और सी के अंदर सपोज वो चीज़ 108 लीटर पर लीटर रुपीज हो रही है। तो एक ही प्रोडक्ट को
3 स्टेट के अंदर अलग अलग रेट के अंदर अवेलेबल है। तो उसकी वजह से क्या है ना, जो इसका मोटो है ना, वन नेशन वन टैक्स का, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है ना इंक्लूड नहीं है, सपोज पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रियल इस्टेट हो गया, एल्कोहल हो गए, इन सबको जीएसटी के आउटसाइड रखा गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेज। अभी जैसे सपोज कि जितना भी इसके जीएसटी के पॉलिसी वगैरह है या जो टैक्स के स्लैब्स वगैरह है, उनके अंदर है ना कंटिन्यूस चेंजेज होते रहते हैं, क्योंकि जीएसटी अभी नया है रिसेंट भी, अभी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हुआ कि स्टेबलाइज हो गया, तो इट इज़ एन अर्ली फेज। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, या तो कंज्यूमर को या बिजनेसमैन को, उन दोनों को प्रॉब्लम होती रहती। रेगुलर अमेंडमेंट्स एंड नोटिफिकेशन क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर टैक्स पेयर एंड बिजनेसमैन। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है टैक्स इवेजन है फेक इनवॉइस। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम चलाई थी फेक इनवॉइस के अकॉर्डिंग, और उन्होंने भी माना था कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर बहुत सारे फेक इनवॉइस रिसीव हो रहे हैं, उसकी वजह से वो उसको ट्रैक डाउन करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इंक्रीजिंग केसेज ऑफ फेक इनवॉइसेस टू क्लेम फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट स्ट्रगल टू ट्रैक एंड कर्ब सच प्रैक्टिस इफेक्टिवली। वे फॉरवर्ड की बात करें ना, तो ये अपने डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं चैलेंज एज के। अगर अपन चैलेंज एज को अपोजिट कर देना तो वो अपना वे फॉरवर्ड बन जाता है। सपोज कि जो जीएसटी के बहुत सारे स्लैब है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब है, तो उसको क्या कर लो, रेशनलाइज ऑफ जीएसटी रेट कर दो, स्लैब कर दो। जैसे अर्लियर 5 स्लैब थे, तो उनमें से अभी करंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 12% और 18% को रिमूव करके कुछ हद तक उसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई की। नेक्स्ट, कि कौन कौन से प्रोडक्ट है वो एक्सक्लूड है फ्रॉम द जीएसटी स्लैब, तो उनको ट्राई करो कि इंक्लूड कर दो। तो इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूड गुड्स एंड सर्विस, वही जैसे पेट्रोलियम वाला, अगर पेट्रोलियम वाला पेट्रोल या डीजल प्रोडक्ट को अगर जीएसटी के अंदर ले लोगे तो क्या होगा, एक सिंगल रेट ऑफ स्लैब हो जाएगा। अब चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर जाओगे तो क्या होगा, सेम ही रेट लगेगा टैक्स। स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लायंस, इसके अंदर जैसे कि फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन और सीमलेस आईटीसी रिकॉन्सिल, कि आप एआई की हेल्प ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, जितने भी फेक इनवॉइस वगैरह रिसीव हो रहे हैं ना, उसके थ्रू अपन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एनहेंसिंग सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, कि जो भी आपका फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और जितने भी आप डिसीजन मेकिंग है ना, वो उसके थ्रू बेटर हो सकते हैं। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लायंस फॉर एसएमई, कि जितने भी मान लो एसएमई वगैरह है या जो मिनी या माइक्रो लेवल के जो इंडस्ट्री वगैरह है ना, उसके लिए आप कॉम्प्लायंस या तो अलग से बना दो या उनको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दो। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लेके आती है कि जिनके थ्रू डिजिटल लिटरेसी वगैरह को बढ़ाया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है लोगों को एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू। So GST is India's landmark tax reform, creating a unified, destination-based, and transparent indirect tax system. Despite challenges like multiple slabs, compliance issue, it promotes ease of doing business, fiscal federalism, and common national market को भी create करता है। इकोनॉमी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ लाइफ। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे पैसा मनी से, और मोस्ट ऑफ लाइफ का ह्यूमन लाइफ से, कि ये एक आर्ट है, आप कैसे उसको यूज करके ह्यूमन लाइफ चेंज कर सकते हो। कि सपोज यहाँ पे दो एरिया की एग्जांपल लेते हैं। एक एरिया ए है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बैकवर्ड है, आउटरीच है। तो एक एरिया बी है जो वेल डेवलप्ड सोसाइटी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे फूड स्कीम्स वगैरह लेके आएगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करेगी। तो उससे क्या होगा ना, लोगों के पास वेल्थ जनरेट होगा और पॉवर्टी से रिड्यूस होगी, जिससे ये भी सोसाइटी वेल डेवलप होगी। तो दूसरी ओर अगर एक एग्जांपल की बात करें, कि अभी करंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ऑन द चेनाब रिवर के ऊपर, जो उधमपुर श्रीनगर को कनेक्ट करता है डायरेक्टली। तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा, इजी टू ट्रेवल होगा, और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। तो उसके लोगों को वेल जनरेट भी होगा, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। आपके कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। थैंक यू।